आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम कर्नाटक के युद्धों को देखते हैं। दरअसल 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की में असमर्थ हो गए और जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं वो उन्होंने अपने आप को ही स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए। और उन क्षेत्रीय शक्तियों में से जैसे कि बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, यहाँ के जो शासक थे इन्होंने अपने आप को ही स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और कमांडर बर्नेट, उसी समय कमांडर बर्नेट जो कि ब्रिटेन का है, कमांडर बर्नेट ब्रिटेन से नौसेना लेकर भारत आ रहा था और वो युद्ध के उद्देश्य से आ रहा था। जब ये बात डुप्ले को पता चली तो डुप्ले ने भी मॉरिशस के गवर्नर ला ब्रूडेन को पत्र लिखा। मॉरिशस के गवर्नर ला ब्रूडेन को पत्र लिखा और सहायता की मांग की। तो ला ब्रूडेन भी नौसेना लेकर डुप्ले की सहायता के लिए आया। पहले बर्नेट ने रास्ते में फ्रांस के जहाज़ों को उन पर हमला करके उन्हें डुबो दिया। फ्रांस के जहाज़ों पर हमला करके उन्हें डुबो दिया। तो जब ये बात डुप्ले को पता चली तो डुप्ले ने ला ब्रूडेन के साथ मिलकर मद्रास पर हमला कर दिया। यानी कि डुप्ले ने मद्रास पर हमला कर दिया और उस समय मद्रास की तोपें अच्छी गुणवत्ता की थी और उसे जीत लिया। और मद्रास को डुप्ले ने जीत लिया, लेकिन अंग्रेजों से ला ब्रूडेन ने 4 लाख पाउंड की घूस ले ली। ला ब्रूडेन ने अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड की घूस ले ली और अपनी सेना लेकर मॉरिशस वापस चला गया। इसके बाद अंग्रेजों ने पुनः मद्रास पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। जब डुप्ले अनवरुद्दीन के पास गया और उनको विश्वास में लेता है कि आप हमारी मदद करें और मद्रास पर को अपने कब्जे में लेने दें, इसके बाद हम मद्रास को आपको सौंप देंगे। जब अनवरुद्दीन ने डुप्ले की मदद की और इसके बाद डुप्ले ने मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। मद्रास को डुप्ले ने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां को डुप्ले के पास भेजा और कहा कि अब हमें मद्रास अपने कब्जे में लेने दें। लेकिन डुप्ले भी महत्वाकांक्षी था, वो मद्रास देने से मना कर देता है और महफूज खां और डुप्ले के मध्य एक युद्ध हो जाता है जिसे सेंट थोंगे का युद्ध या अडयार का युद्ध कहा जाता है। इसमें चूंकि ये अधमान नदी के निकट हुआ था, अधमान नदी पर हुआ था और इस युद्ध में महफूज खां युद्ध हार जाते हैं। और जब 1748 में एला सापल की संधि होती है, 1748 में एला सापल की संधि के तहत इसे वापस किया जाता है। अब हम देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद के निजाम हैं आसफ जाह निजामुल मुल्क।
हैदराबाद के नवाब हैं आसफ जाह। हैदराबाद के नवाब हैं आसफ जाह निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के नवाब आसफ जाह निजाम उल मुल्क, इनकी 1748 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इनकी 1748 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इनके उत्तराधिकार के 3 दावेदार हैं। पहला है नासिर जंग। उत्तराधिकार के दावेदार में पहला है नासिर जंग, दूसरा है सलावत जंग और तीसरा है मुजफ्फर जंग। यानी कि सलावत जंग और तीसरा है मुजफ्फर जंग। नासिर जंग आसिफ जाह निजाम उल मुल्क का पुत्र है और सलावत जंग भी आसिफ जाह निजाम उल मुल्क का पुत्र है। और जो मुजफ्फर जंग है वो नासिर जंग का भतीजा है। वो नासिर जंग का भतीजा है, यानी कि आसिफ जाह निजाम उल मुल्क का पौत्र। अब देखो, नासिर जंग हैदराबाद की गद्दी पर बैठा हुआ है जबरदस्ती, जबकि उसका मुजफ्फर जंग के साथ विवाद चल रहा है। यहां पर इसी समय कर्नाटक के नवाब दोस्त अली की भी मृत्यु हो जाती है और इनके भी उत्तराधिकार के 2 दावेदार हैं, जिनमें पहला है अनवरुद्दीन और दूसरा है चांदा साहब। पहला है अनवरुद्दीन और दूसरा है चांदा साहब। अनवरुद्दीन की तरफ है अंग्रेज और चांदा साहब की तरफ है फ्रांसीसी। यहां पर देखो, नासिर जंग की तरफ है अंग्रेज और मुजफ्फर जंग की तरफ है फ्रांसीसी। कर्नाटक का नवाब दोस्त अली की भी मृत्यु हो जाती है और यहाँ के नवाब जो कि अनवरुद्दीन बनकर बैठ जाता है जबरदस्ती, जबकि उसका भी चांदा साहब के साथ विवाद चल रहा है और ये दोनों विवाद में हैं। डुप्ले सोचता है कि यदि राजनीति में हस्तक्षेप किया जाए तो इनके व्यापार में बढ़त मिलेगी। नासिर जंग अंग्रेजों की तरफ है और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की तरफ। यहाँ पर अनवरुद्दीन अंग्रेजों की तरफ है और चांदा साहब फ्रांसीसियों की तरफ। डुप्ले कहता है मुजफ्फर जंग से, डुप्ले पहले मुजफ्फर जंग से कहता है कि आपको पहले हमारी मदद करनी पड़ेगी चांदा साहब को नवाब बनाने में, इसके बाद हम चांदा साहब के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे हैदराबाद के नवाब बनाने में। अब डुप्ले चांदा साहब के साथ मिलकर अनवरुद्दीन के ऊपर हमला कर देता है और 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और एक अंबूर का युद्ध कहलाता है। यानी कि अंबूर के युद्ध में जो कि 1749 ईस्वी में हुआ, इसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो अनवरुद्दीन का पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद अली, ये यहाँ से भागकर तिरुचिरापल्ली पहुंच जाता है। अनवरुद्दीन का पुत्र है जिसका नाम है मोहम्मद अली।
जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो वो भी तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। और जब ये बात चांदा साहब को पता चलती है तो चांदा साहब फ्रांसीसियों की यानी कि डुप्ले की सेना लेकर तिरुचिरापल्ली पहुंच जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और इसे तिरुचिरापल्ली का घेरा कहा जाता है। इसे तिरुचिरापल्ली का घेरा कहा जाता है। तिरुचिरापल्ली का इसे घेरा कहा जाता है। अब यहाँ पर अंग्रेजों के गवर्नर हैं जॉर्ज सैंडर्स और इनके क्लर्क के तौर पर है रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि अंग्रेजों के जो गवर्नर हैं वो है जॉर्ज सैंडर्स और इनके यहाँ पर एक क्लर्क के तौर पर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जॉर्ज सैंडर्स को एक सलाह देते हैं कि यदि तिरुचिरापल्ली में भी ऐसी स्थिति रहने दी जाए और कर्नाटक में एक और सेना भेज दी जाए तो कर्नाटक में जो राज चलाने के लिए चूंकि सेना नहीं है तो ऐसी स्थिति में चांदा साहब की सेना दो भागों में विभाजित हो जाएगी और हम चांदा साहब को आसानी से हरा सकते हैं। जॉर्ज सैंडर्स को तुरंत समझ में आ जाता है और वो रॉबर्ट क्लाइव को योग्यता के आधार पर सेनापति बना देता है। वो रॉबर्ट क्लाइव को तुरंत सेनापति बना देता है और उसके नेतृत्व में सेना कर्नाटक में भेज देता है। और जब रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर कर्नाटक पहुंचता है तो वहां पर एक कब्जा कर लेता है। चांदा साहब अपनी कुछ सेना कर्नाटक भेजते हैं लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इसका डटकर मुकाबला करते हैं और अंततः जॉर्ज सैंडर्स भी अपनी सेना लेकर कर्नाटक पहुंच जाता है और इसे कहा जाता है आर्काट का घेरा। और इसके बाद चांदा साहब भाग जाता है और इसे बाद में पकड़कर मार दिया जाता है और इसके बाद कर्नाटक में मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है। और यहाँ पर नासिर जंग को मार देते हैं, यानी कि यहाँ नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है और बुस्सी जो कि डुप्ले का सेनापति था जो फ्रांसीसी है, यहाँ पर बुस्सी जो कि फ्रांसीसियों का यानी कि डुप्ले का सेनापति है बुस्सी डुप्ले के आदेश के अनुसार, यानी कि डुप्ले इससे पहले से ही आदेश देता है कि यदि मुजफ्फर जंग से कोई अनबन हो जाए तो इनकी हत्या कर देना। और बुस्सी मुजफ्फर जंग की हत्या कर देता है। इसके बाद नासिर जंग की मृत्यु तो हो ही जाती है और मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बुस्सी सलावत जंग को हैदराबाद के नवाब बना देता है। सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर देता है। जब ये घटना फ्रांस तक पहुंचती है तो फ्रांस को लगता है कि डुप्ले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और फ्रांसीसी डुप्ले को वापस बुला लेते हैं और इसके स्थान पर गवर्नर बनाकर भेजते हैं गोडेहू को। गोडेहू शांति के लिए तुरंत अंग्रेजी गवर्नरों से मिलते हैं और एक शांति का प्रस्ताव लाते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आते हैं गोडेहू। गोडेहू शांति का प्रस्ताव लाते हैं और अंग्रेजों के अधिकारियों से मिलते हैं यानी गवर्नरों से और एक शांति का प्रस्ताव लाते हैं और 1755 ईस्वी में एक संधि करते हैं जिसे पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। 1755 में पांडिचेरी की संधि करते हैं और इसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं इसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
और इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं तृतीय कर्नाटक का युद्ध को, जो 1756 से 1763 के मध्य हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में इसका कारण था, यूरोप से संबंधित था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप से संबंधित था। यूरोप से संबंधित था, इसलिए इसका कारण था, इसे सप्तवर्षीय युद्ध है, जिस इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रिसा, ये दोनों देश आपस में भिड़े हुए थे। ऑस्ट्रिया और प्रिसा, प्रिसा जो कि जर्मनी का पुराना नाम है। इसमें ऑस्ट्रिया की मदद कर रहे थे फ्रांसीसी और प्रिसा की मदद ब्रिटेन कर रहा था। इसका परिणाम निकला कि ये दोनों कंपनियां भी भारत में आपस में भिड़ने लगीं और इनके मध्य एक युद्ध होता है, जिसे बांडीवास के युद्ध के रूप में हम जानते हैं। काउंटर डी लाली फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है और इसे इसलिए भारत भेजा जाता है कि ये भारत से ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजी कंपनी को भगा दे। फ्रांसीसी गवर्नर काउंटर डी लाली, फ्रांसीसी गवर्नर काउंटर डी लाली काउंटर डी लाली जो कि फ्रांसीसी है, इसे भारत भेजा जाता है और इसे भारत इसलिए भेजा जाता है कि ये भारत से अंग्रेजों को बाहर कर दे। ये जैसे ही भारत आता है और 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड पर हमला कर देता है और उसे जीत लेता है। ये 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड पर हमला कर देता है, हमला करके उसे जीत लेता है। और इसके बाद इसने तंजौर पर हमला किया, लेकिन ये हार जाता है। इसके बाद इसने तंजौर पर हमला किया लेकिन हार जाता है। और इसके बाद ये काउंटर डी लाली की सेना मद्रास पर भी हमला करती है, लेकिन ये असफल रहते हैं, यानी कि मद्रास पर भी हमला करने पर ये असफल रहते हैं, ये असफल रहते हैं। इसके बाद 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में ये सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना आमने सामने आ जाती हैं और एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और 1761 में अंग्रेज फ्रांसीसियों से पांडिचेरी क्षेत्र को भी छीन लेते हैं और फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य में एक संधि होती है, जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है। इसमें शर्त लगाई जाती है कि फ्रांस भारत में अपनी सेना नहीं रख सकते और चंद्रनगर लेकर बाकी सभी क्षेत्र अंग्रेज इनको वापस कर देते हैं। अब हम यदि तीनों कर्नाटक युद्ध को देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 के मध्य हुआ, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। इसका कारण है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार और इसमें संधि होती है एला सापल की संधि। एला सापल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो कि 1749 से 1754 के मध्य हुआ, 1749 से 1754 के मध्य हुआ। इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार। कारण है
हैदराबाद कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद, और इसमें संधि होती है पांडिचेरी की संधि, जो कि 1755 ईस्वी में होती है। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में होती है। और तृतीय कर्नाटक का युद्ध जो कि 1756 से 1763 के मध्य होता है, 1756 से 63 के मध्य होता है, और इसका कारण है सप्तवर्षीय युद्ध। और इसमें संधि होती है पेरिस की संधि, जो कि 1763 ईस्वी में हुई। अब हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी के युद्ध में जो कि 1757 ईस्वी में हुआ, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो हमने देखा कि उनके उत्तराधिकार सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सके, और जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं वो अपने आप को ही स्वतंत्र शासक घोषित कर देती हैं। इन्हीं में से बंगाल के नवाब है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने देखा कि मुगल सत्ता में आने वाला कोई इतना शक्तिशाली उत्तराधिकार नहीं है, मुर्शिद कुली खां ने देखा कि सत्ता में कोई आने वाला राजा इतना शक्तिशाली नहीं है, तो इसने ये स्वयं निर्णय लेने लगा, और इसलिए इसे स्वतंत्र बंगाल का शासक कहा जाता है, जो कि मुगलों से स्वतंत्र है। मुर्शिद कुली खां को स्वतंत्र बंगाल का शासक कहा जाता है। वो किससे स्वतंत्र है? मुगलों से स्वतंत्र है। कंपनी की शुरुआत बंगाल में 1651 ईस्वी में हुगली में हुई, और वहां इन्होंने कोठी लगाई। 1698 में देखा कि अंग्रेजों को अजीमुल शान से 3 गांव की सूबेदारी मिलती है। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत 1651 ईस्वी में हुई। बंगाल में 1651 ईस्वी में, क्योंकि हुगली में हुई कंपनी की शुरुआत, अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत। 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव की सूबेदारी मिल जाती है अजीमुल शान से। अंग्रेजों को 3 गांव की सूबेदारी, जिनमें से पहला है कालीकाता, दूसरा है गोविंदपुरी, और तीसरा है सूतानाती। 3 गांव जो कि कालीकाता, गोविंदपुरी और सूतानाती।
3 गांव और इसी कालिकाता नामक स्थान पर कलकत्ता शहर बसाया गया। इसी कालिकाता नामक स्थान पर कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। और अब केंद्रीय मुगल सत्ता में आते हैं फर्रुखसियार, और फर्रुखसियार अंग्रेजों को रियायत दे देते हैं कि कहते हैं कि बंगाल में मात्र 3000 रुपए दो प्रति वार्षिक और कर मुक्त व्यापार करो, कर मुक्त व्यापार करो। बंगाल में 3000 रुपए प्रति वार्षिक दो और कर मुक्त व्यापार करो, और 10,000 रुपए प्रति वार्षिक दो, 10,000 रुपए प्रति वार्षिक दो, और सूरत में कर मुक्त व्यापार करो, कर मुक्त व्यापार करो। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों को मुंबई टकसाल में जो सिक्के ढलते थे उनको भी वैधता दी, यानी कि सिक्कों को भी वैधता दी, सिक्कों को भी वैधता दी, जो कि चांदी के और तांबे के और चांदी के सिक्के डाले जाते थे, तांबे और चांदी के सिक्के डाले जाते थे। मुर्शिद कुली खां 1719 ईस्वी में उड़ीसा को भी बंगाल में मिला देता है और ढाका से मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देता है, तथा इसने अपने आप को नवाब घोषित कर देता है। मुर्शिद कुली खां ने राजस्व को वसूलने के लिए एक नई पद्धति लागू की, जिसे कहा गया इजारा पद्धति। मुर्शिद कुली खां ने एक पद्धति लागू की जिसे कहा गया इजारा पद्धति। इजारा पद्धति कहा गया, और इसने खालसा भूमि में भी बढ़ोतरी की। खालसा भूमि यानी कि ऐसी भूमि जो जिसकी आय सीधे बादशाह के राजस्व में जमा होती थी, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। 1727 ईस्वी में जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल के नवाब यानी कि बनते हैं शुजाउद्दीन, जो कि 1739 तक रहते हैं। 1739 तक नवाब बने रहे शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन 1739 तक बने रहे। इस समय दिल्ली की सत्ता में मोहम्मद शाह रंगीला थे, मोहम्मद शाह थे जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, और इसने बिहार को भी बंगाल में शामिल कर दिया। इस समय बिहार के दीवान थे अलीवर्दी खान। इसने 1739 इस समय इसने क्या किया, रंगीला बादशाह कहा जाता है, यानी कि मोहम्मद शाह ने उड़ीसा को भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी बिहार को भी बंगाल में शामिल कर दिया। और बिहार के इस समय दीवान थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां थे, और अलीवर्दी खां ने षड्यंत्र से सर्वदराज की हत्या करवा देता है, जो कि बंगाल के नवाब थे। 1739 तक दे रहे। इसके बाद बने 1739 से 40 के मध्य सरफदराज बनते हैं, और इनकी अलीवर्दी खां षड्यंत्र से हत्या करवा देता है। इसके बाद इस स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है अलीवर्दी खां, और चूंकि अलीवर्दी खां गलत तरीके से बंगाल का नवाब बना था, इसलिए मुगल बादशाह को, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला है, उसे 2 करोड़ रुपए नजराना के पेश करता है। मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए नजराना के पेश करता है।
नजराना के पेश करता है, तो यानी नजराना के लिए पेश करता है, नजराना के लिए भेजता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। इसके बाद हमने देखे कि तीन कर्नाटक के युद्ध होते हैं और इस समय मुगल सत्ता कमजोर होने लगती है तो मराठा शक्तिशाली होने लगते हैं और मराठा बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं और इसमें अलीवर्दी खां हार जाते हैं। मराठा अलीवर्दी खां पर एक चौथ का कर लगा देते हैं जो कि कुल राजस्व का 1/4 भाग होता था। चौथ कर राजस्व का 1/4 भाग जो कि लगभग 1,20,000 रुपये होता था। 1,20,000 रुपये होता था। 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो इनके एक भी पुत्री नहीं थी, जबकि इनके थी 3 पुत्रियां, जिनमें पहली थी पुनिया में, दूसरी थी पटना में और तीसरी थी ढाका में। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां हैं। पहली है पुनिया, दूसरी है पटना में और तीसरी है ढाका में। जो कि पुनिया में है उसमें इनका दामाद है शौकत जंग, यहाँ है शौकत जंग, और जो पटना में है वहां पर है दामाद सिराजुद्दौला, और यहाँ ढाका में है घसीटी बेगम। अब देखो 1756 में अंग्रेज फोर्ट विलियम पर तोपें लगा रहे थे और उस किलेबंदी करके उसे मजबूत कर रहे थे। सिराजुद्दौला आदेश देता है कि किलेबंदी ना की जाए, लेकिन अंग्रेज आदेश की अवहेलना कर देते हैं और 15 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं और अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं और क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता में वापस आते हैं सेना लेकर और फोर्ट विलियम को पुनः वापस कर लेते हैं, यानी कि अपने कब्जे में कर लेते हैं। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है जिसे कहा जाता है अलीनगर की संधि। जब क्लाइव व वाटसन, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, ये दोनों कलकत्ता में अपनी सेना लेकर वापस आते हैं तो उसे वापस प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि फोर्ट विलियम को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि फोर्ट विलियम पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। फोर्ट विलियम पर पुनः कब्जा कर लेते हैं और जब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेते हैं तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। अब सिराजुद्दौला ने एक संधि की जिसे कहा गया अलीनगर की संधि। इसे अलीनगर की संधि कहा गया और इस संधि में इसने वापस दस्तक पर व्यापार करने की इन्हें अंग्रेजों को अनुमति मिल जाती है, यानी कि इस संधि के तहत क्या करता है, ये दस्तक पर व्यापार करने की अनुमति दे देता है।
वापस दस्तक पर व्यापार करने की अनुमति दे देता है और हैवलॉक ने सभी जगह ये कहना शुरू कर दिया कि सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को यानी कि हैवलॉक ने सभी जगह यह कहना शुरू कर दिया कि सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को 13/6 के कमरे में 13/6 के कमरे में बंद कर दिया। यानी कि हैवलॉक ने सभी जगह यह कहना शुरू कर दिया कि सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को 13/6 के कमरे में 3 दिनों तक बंद कर दिया, बंद करके रखा। यानी कि 3 दिनों तक बंद करके रखा, जिससे 23 लोग मात्र जिंदा बचे और सभी लोग मारे गए। और यह घटना 20 जून 1756 को घटी, इसलिए इसे ब्लैक होल की घटना कहलाती है। यानी कि ये क्या कहलाती है? 20 जून 1756, 20 जून यह घटना 1756 को घटी और यह घटना कहलाती है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कहलाती है, ये घटना ब्लैक होल की घटना कहलाती है। प्लासी का युद्ध देखें तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। इसमें अंग्रेजों के पक्ष में है मानिक चंद्र जो कि प्रभारी हैं, जगत सेठ बैंकर हैं, अमीर चंद व्यापारी हैं और घसीटी बेगम जो कि मौसी है इनकी, और मीर जाफर सेनापति और राम दुर्लभ जो सेना के प्रमुख हैं। ये है सारे अंग्रेजों के पक्ष में। और सिराजुद्दौला के पक्ष में बचते हैं मीर मदान और मोहन लाल। अब हम प्लासी का युद्ध देखते हैं जो 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ, इसमें अंग्रेजों के पक्ष में है अंग्रेजों के पक्ष में देखो कौन कौन है। अंग्रेजों के पक्ष में है मानिक चंद्र जो कि प्रभारी हैं, और जगत सेठ जो कि बैंकर हैं, जगत सेठ जो कि बैंकर हैं, अमीर चंद जो कि व्यापारी हैं, अमीर चंद जो कि व्यापारी हैं और घसीटी बेगम जो कि मौसी हैं। यहाँ पर घसीटी बेगम भी है जो कि इनकी मौसी है, और मीर जाफर जो कि सेनापति, मीर जाफर जो कि सेनापति हैं, और एक और है राम दुर्लभ जो कि सेना प्रमुख है। ये सभी जब अंग्रेजों के पक्ष में हो जाते हैं, और देखिए मीर सिराजुद्दौला के पक्ष में, देखो सिराजुद्दौला के पक्ष में कौन कौन है। सिराजुद्दौला के पक्ष में मीर मदान और मोहन लाल, यानी कि मीर मदान और मोहन लाल, मीर मदान और मोहन लाल एक अंग्रेजों के पक्ष में होते हैं। और जब प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी में, और जब 23 जून 1757 को घटना घटती है तो इसमें मीर जाफर की हार हो जाती है, और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है।
और इसके बाद बंगाल के नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को। और अंग्रेज इनके दरबार में एक रेजिडेंट रख देते हैं जिसका नाम है ल्यूक स्क्रैप्टन। इसका नाम है ल्यूक स्क्रैप्टन। एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रख दिया जाता है और अंग्रेज मीर जाफर से 24 परगना का क्षेत्र ले लेते हैं। परगना एक फारसी शब्द है जो कि एक राजस्व इकाई के रूप में है। एक परगना में कई मौजे होते हैं। 24 परगना क्षेत्र ले लेते हैं और 3 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ, जिसमें एक त्रिगुट की सेना बनती है, जिसमें शाह आलम द्वितीय की सेना और अवध के नवाब सुजाउद्दीन की सेना और बंगाल के नवाब की जो सेना बचती है वो सेना, और इस सेना में ये तीनों त्रिगुट सेना हार जाती है और अंग्रेजों की सेना जीत जाती है। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ, इस बक्सर के युद्ध में इससे पहले देखो कि बंगाल का युद्ध खजाना पूर्ण रूप से खाली हो जाता है इस समय, क्योंकि इससे पहले मराठों ने अलीवर्दी खां को हराया और उस पर एक चौथ का कर लगाया जिसमें राजस्व का 1/4 भाग हो जाता होता था। इसके बाद अंग्रेजों ने जो कि सिराजुद्दौला को धोखे से हरा दिया और बंगाल पर अपना कब्जा करके मीर जाफर को बैठा देते हैं, तो उसमें 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में लेते हैं और 24 परगना क्षेत्र ले लेते हैं। इसके बाद जब ये बात मीर जाफर को भी समझ में आने लगी तो मीर जाफर डचों से संपर्क बढ़ाने लगा। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में जब बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को हरा देते हैं और जब ये फ्रांसीसियों की तरफ बढ़ता है तो 1760 में बांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी युद्ध में हरा देते हैं। 1760 ईस्वी में बांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। और इसके बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया जाता है और इसके स्थान पर बैठा दिया जाता है मीर कासिम को। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, यानी कि बंगाल की गद्दी पर बैठा जाता है। जैसे ही मीर कासिम बंगाल की गद्दी पर बैठता है तो ये बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर इनकी दीवानी अंग्रेजों को सौंप देता है। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव इनकी दीवानी अंग्रेजों को सौंप देता है। इसके बाद
मीर कासिम को जब समझ में आने लगा कि अंग्रेजों की चालबाजियों को, तो इस 1760 ईस्वी में जब बंगाल का नवाब बना, तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित शुरू कर दी और इसने अपनी सेना में वृद्धि की। यानी कि इसने मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और अपनी सेना में वृद्धि की और यूरोपीय तरीकों से सेना को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। जिस तरीके से अंग्रेजी कंपनियां या फ्रांसीसी या डच वाली कंपनियां, डच की थी जो, वो अपनी सेना को प्रशिक्षित करती थी, यानी कि यूरोपीय ढंग से जिस तरीके से यूरोप की सेना को प्रशिक्षित किया जाता था, उसी तरीके से मीर कासिम अपनी सेना को प्रशिक्षित करने लगा, यानी कि प्रशिक्षित करने लगा। मीर कासिम ने एक और कार्य किया। मीर कासिम ने बंगाल में सभी को बिना टैक्स के व्यापार करने का निर्णय दे दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि दस्तक निष्प्रभावी हो गया। जिसका परिणाम क्या निकला कि दस्तक निष्प्रभावी हो गया। दस्तक निष्प्रभावी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 1763 में कटवा का युद्ध हो जाता है, 1763 में एक कटवा का युद्ध, जिसमें मीर कासिम अंग्रेजों से हार जाते हैं, और एक हो जाता है गिरिया का युद्ध। 1763 में ही गिरिया का युद्ध और 1764 ईस्वी में उदय नाना का युद्ध। उदय नाना का युद्ध। इन तीनों युद्धों में मीर कासिम मीर कासिम की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। इसके बाद मीर कासिम बंगाल को छोड़कर के भाग जाते हैं और अवध में शरण लेते हैं। यहाँ बंगाल है, यहाँ अवध है। अवध के नवाब है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के यहाँ पर मीर कासिम शरण लेते हैं, यानी कि अवध में शरण लेते हैं। अवध में मीर कासिम शरण लेते हैं। अवध में मीर कासिम शरण लेते हैं और इस समय दिल्ली के नवाब हैं शाह आलम द्वितीय। दरअसल शाह आलम द्वितीय भी चाहते थे कि वो बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करें, और उन्हें ये सुनहरा मौका दिख रहा था कि वो चाहते थे कि पहले हम मीर कासिम की मदद करेंगे अवध के नवाब सुजाउद्दीन के साथ मिलकर, और उसके बाद हम मीर कासिम को गद्दी से हटा देंगे और बंगाल हमारे कब्जे में आ जाएगा। इसलिए इसके लिए एक त्रिगुट की सेना बनाते हैं, जिसमें शाह आलम द्वितीय की सेना और सुजाउद्दीन की सेना और मीर कासिम की सेना, जो कि कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदयनाना के युद्ध के हार के बाद जो कुछ सेना बचती है, वो सेना मीर कासिम की सेना। ये त्रिगुट सेना 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के आमने सामना होता है, और इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और इसमें अंग्रेजों की विजय प्राप्त होती है। बक्सर के युद्ध में हारने के बाद शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और मीर कासिम वहां से भाग जाता है। बाद में मीर कासिम की अज्ञातवास में मृत्यु हो जाती है। शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन के साथ इलाहाबाद की संधियां की जाती हैं, और इस संधि के लिए ब्रिटेन से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है, जो कि इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि करता है। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है।
जिसमें इसमें शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी ली, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं और इन्हें बदले में इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे देते हैं और कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय को पेंशन दी जाएगी। जब इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है, जो कि शुजाउद्दीन के साथ की जाती है, जो कि अवध के नवाब हैं, तो इसमें अंग्रेज शुजाउद्दीन से, जो कि इनके पास इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं और चुनार का किला अपने पास रख लेते हैं और 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हैं युद्ध के रूप में। 50 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना के रूप में ले लेते हैं और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो जो सकी 1765 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद नजमुद्दौला के बाद निजामुद्दौला नवाब बनते हैं और निजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला और सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला और जो कि 1775 तक रहते हैं। इसके बाद कंपनी इसका शासन अपने स्वयं अपने हाथों में ले लेती है। यानी कि बंगाल के जो अंतिम नवाब हैं वो मुबारकुद्दौला ही बनते हैं, जो कि 1775 तक रहते हैं। 1775 तक बंगाल के अंतिम नवाब का बंगाल के अंतिम नवाब 1775 में तक मुबारकुद्दौला ही रहते हैं। वो इसके बाद कंपनी शासन को अपने हाथों में ले लेती है। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जब इसने इलाहाबाद की संधि की तो इसके बाद इसने बंगाल में एक व्यवस्था लागू की जिसे कहा जाता है द्वैध शासन। इतिहासकारों ने द्वैध शासन को डाकुओं का शासन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि द्वैध शासन में दो शासन हैं, एक है दीवानी और दूसरा है प्रशासनिक कार्य। यानी कि पहला है दीवानी का कार्य और दूसरा है निजामत का कार्य। यानी कि जो राजस्व का कार्य है वो कंपनी देखेगी, यानी कि टैक्स कंपनी लेगी और जो प्रशासनिक कार्य है वो नवाब को करने होंगे। अब देखो यहाँ पर द्वैध शासन को डाकुओं का शासन कहा गया है, जो कि 1765 ईस्वी में इसे लागू किया गया और ये 1772 तक चलता रहा और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है वो इसे वापस और ये इसे 1772 में जब गवर्नर बनकर बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स आता है तो इस व्यवस्था को समाप्त कर देता है। द्वैध शासन में हमने देख क्या है, द्वैध शासन में एक है दीवानी कार्य और दूसरा है निजामत का कार्य। दीवानी का कार्य जो कि राजस्व का कार्य है वो कंपनी देखेगी, यानी कि जो राजस्व का कार्य है, जो राजस्व का कार्य है वो कंपनी देखेगी और जो निजामत है, निजामत यानी कि प्रशासनिक कार्य वो नवाब को देखने होंगे। प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा? नवाब। ये व्यवस्था लागू इसलिए की गई क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा कंपनी को राजस्व की प्राप्ति होती थी और एक तो उत्तराधिकार से भी, यानी कि जवाबदेही से भी मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि यहाँ के नवाब तो जवाब तो नवाब को ही देना होता था। अब देखो, जनता से राजस्व वसूलेगी कंपनी और इसे प्रशासनिक कार्य करने होंगे नवाब को। 1770 में बंगाल में जब भयंकर अकाल पड़ गया तो अकाल में लाखों लोगों की जानें गईं और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया
और फिर 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने एक भारत में एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड की भी स्थापना की थी, जिसमें अंग्रेजी अधिकारियों को एकाधिकार दिया गया कि वो भी तंबाकू और सुपारी का व्यापार कर सकते हैं। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, जिसमें तंबाकू और सुपारी का भी व्यापार अंग्रेजी अधिकारी भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।